has learned or not is learning objective। एवरीथिंग यानी एक विशेष प्रक्रिया के अंतर्गत, जैसे 1 साल का आपका कोर्स है और उसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है, पर वीक का, पर डे का, वो डिफाइंड है, एक डिफाइंड है स्ट्रक्चर से, यानी पहले से जो बनाया हुआ कोर्स है, जो सिस्टम से, जो एक निश्चित प्रक्रिया के अंतर्गत उसे प्राप्त करना था, क्या उसने प्राप्त कर लिया? यदि हाँ, तो इसे सीखने के उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। अब आप देखें, इसमें हमारा लर्निंग मीडिया और मेथड होता है। लर्निंग मीडिया और मेथड यानी कैसे पढ़ाया गया, क्या पढ़ाया गया। लर्निंग एक्सपीरियंसेस यानी जो आपने सीखा। तो बाय अप्लाइंग द लर्निंग मीडिया एंड मेथड थ्रू लर्निंग एक्सपीरियंसेस द रिक्वायर्ड लर्निंग आउटपुट हैज बीन अचीव्ड और नॉट। यानी मीडिया और मेथड का सीखने के अनुभव के अनुसार समायोजन करके सीखने के परिणाम को प्राप्त कर लिया गया। यानी जो मेथड और मीडिया हमने लगाया था, उस मेथड और मीडिया के अनुसार कुछ तथ्यों को सीखना था। अगर वो सीख लिया तो सीखने का परिणाम मिल गया, अगर वो नहीं सीखा तथा सीखने का परिणाम नहीं मिला। ठीक है, चले, ये इसको आप बहुत तरह से, बहुत डिफिनेशन है, मैं एक दो आपको बता रहा हूं जिससे आप कंफ्यूज न करें। और अगर आपको लिखना है शॉर्ट में तो आप लिख भी सकते हैं, हिंदी में लिख लें, हिंदी में बता रहा हूं। कंसेप्शन ऑफ टर्मिनल बिहेवियर इज लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यानी हमारे व्यवहार में अंतिम रूप से जो परिवर्तन होना चाहिए था, क्या वो हो गया? मैं आगे आऊंगा इस पे। सीखने को व्यवहार से जोड़ते हैं और व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखने की प्रगति से जोड़ते हैं। यानी जैसे जैसे आपके व्यवहार में परिवर्तन होता जाएगा, हम कहेंगे कि सीखने की प्रगति होती जाती है, चाहे भले वो धीरे हो, लेकिन प्रगति तो हो रही है। कहावत भी है, नेवर अफ्रेड ऑफ स्लो बट स्टैंड स्टिल। यानी आप धीरे चल रहे हैं उससे मत डरिए, लेकिन आपको खड़ा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल स्थिर हो जाए, वो नहीं, प्रगति आपकी होनी चाहिए। चाहे भले आप इस समय घर में हैं, कुछ पढ़िए डेली कुछ न्यू, और उसको आप, टाइम मैनेजमेंट भी यही करता है, उसको आप एनालाइज करें कि मैंने क्या सीखा है, कल और आज में क्या फर्क है। चाहे आप डिक्शनरी से इंग्लिश के 10 वर्ड ही याद करें डेली, ठीक है, 10 वर्ड कल आप नहीं जानते थे, आज आप जान गए। आप इंग्लिश का कोई न्यूज़पेपर ही एक पेज डेली पढ़े, देखें कितने नए वर्ड्स आपको मिलते हैं। तो ये है कि कल आपका व्यवहार कुछ और था, आज और कल कुछ और, लेकिन जब आप कुछ नहीं करेंगे तो कल जैसे थे आज भी वैसे होंगे, कल भी वैसे होंगे। तो ये कल, आज और कल की जो जिंदगी है, इसमें कुछ परिवर्तन जरूर होना चाहिए। परिवर्तन कैसे होगा, क्या होगा, वो आपको डिसाइड करना है। यू हैव टू डिसाइड हाउ टू चेंज, किस तरह से आप चेंज करेंगे। ठीक है, तो परिस्थितियों का अनुसार, जैसे आजकल की परिस्थिति है, चल रहा है जैसा, ठीक है, चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए, तो जिस तरह से भी रहना है, लेकिन कंटेंटमेंट न हो। कंटेंटमेंट का मतलब संतोष न कर, अरे ठीक है यार, एक्साइटमेंट यानी मोटिव आपका न मरे, अंदर मन की जो भूख है उसको बढ़ाए जब तक आप एज ए स्टूडेंट, कल जब आप जो चाहते हैं प्राप्त कर लें, वेल एंड गुड, चले। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव, अब जैसा मैंने बताया कि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारे व्यवहार से जुड़ा होता है। हमारा ऑब्जेक्टिव हमारे व्यवहार से जुड़ा होता है, यानी ऑब्जेक्टिव यूज दी, ऑब्जेक्टिव जो भी है हमारा ऑब्जेक्टिव, जो भी ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव यूज द बिहेवियर टू डिस्क्राइब द परफॉर्मेंस ऑफ ए पर्सन, यानी किसी व्यक्ति की या हम कहें प्रशिक्षणार्थी की कार्य कुशलता का मापन, कि प्रशिक्षणार्थी ने क्या सीख लिया, क्या करने में सक्षम होगा, यानी मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, मेजरमेंट ऑफ स्किल। अब उद्देश्य क्या है कि हमने कहा कि विद्यार्थी करने में सक्षम होगा। अब कैसे उसका मापन किया जाए? व्यवहार के द्वारा, बाय ऑब्जर्विंग द चेंज इन द बिहेवियर एंड इट इज डिफाइंड बाय। अब हमारे व्यवसायिक प्रशिक्षण में कार्य कुशलता के मापन के लिए 3 चीजें खास। A means knowledge, A means attitude, S means skill। व्यवसायिक प्रशिक्षण में हमें 3 चीजें की आवश्यकता होती है परफॉर्मेंस का मापन करने के लिए, और यह प्रदर्शित करने के लिए कि जो आवश्यक परफॉर्मेंस हम चाहते थे, यानी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस हैज बीन अचीव, जो हम चाहते थे वह प्राप्त हो गया। उसके लिए 3 चीजों का मापन होता है व्यवसायिक प्रशिक्षण में। नॉलेज, जो कॉग्निटिव स्किल है, यानी लेसन प्लान के द्वारा उसको आप करते हैं। दूसरा है एप्टीट्यूड्स, इमोशंस एंड फीलिंग, जो मैंने आपको बताया। इसके लिए अलग से कोई प्लान नहीं होता है, बट ये दोनों से कनेक्टेड। तीसरा है स्किल, इसके लिए हमारा डेमोंस्ट्रेशन प्लान होता है। और अफेक्टिव स्किल्स कनेक्टेड टू बोथ, दोनों से, आपके ऊपर कॉग्निटिव स्किल से और नीचे साइकोमोटर स्किल से, दोनों से कनेक्टेड होता है। तो इन 3 चीजों के लिए यानी अगर ये 3 चीजें प्राप्त हो गई तो हम कहेंगे, अगर ये 3 चीजें प्राप्त हो गई तो हम कहेंगे कि व्यक्ति का व्यवहार उस कार्य कुशलता के स्तर तक परिवर्तित हो गया है जो हम चाहते थे, यानी इसके व्यवहार में अब वो करने में सक्षम हो गया। जैसे स्क्रू ड्राइवर ही पकड़ना हो तो पहले दिन आप सही नहीं पकड़ पाते हैं, बताया जाता है कि भाई ऐसे पकड़ो, इसको ऊपर रखो, नीचे करो। तो कल से जब टीचर को बताना नहीं पड़ेगा, जब भी आप स्क्रू ड्राइवर पकड़ेंगे तो ऐसे ही पकड़ेंगे। स्क्रू को खोलना है तो सीधा आप ऐसे नहीं, थोड़ा झुको, यहाँ एक हाथ लगाओ, तो वो व्यवहार में परिवर्तन। सिंपल चीज जैसे मैं बता रहा हूँ, ये व्यवहार में, तो किसी चीज को करने में जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, एक दिन बताया जाता है, दूसरे दिन अगर आप वो गलती करते हैं, इसका मतलब कि आपके व्यवहार में यथोचित परिवर्तन, यानी रिक्वायर्ड चेंज इन योर बिहेवियर हैज नॉट बीन अटेन्ड। आपके व्यवहार में जो यथोचित या आवश्यक परिवर्तन होना चाहिए था वो नहीं हुआ। वो परिवर्तन जरूरी है, वो परिवर्तन जरूरी है। तो अब व्यवहार को हम अपनी कार्य कुशलता से जोड़ते हैं, और कार्य कुशलता के स्तर को अगर प्राप्त कर लिया तो हम कहेंगे कि हमने अपना उद्देश्य प्राप्त किया। और उसके लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है, नॉलेज, स्किल एंड एप्टीट्यूड्स। अब इस नॉलेज, स्किल और एप्टीट्यूड्स को दिखाने के लिए, नॉलेज, स्किल और एप्टीट्यूड्स को दिखाने के लिए एक्टिव वर्ड्स यूज किए जाते हैं। परफॉर्मेंस इज डिफाइंड बाय change in behavior. Behavior is linked with the expected level of the performance. To measure the performance, an active verb is linked with the knowledge, skill and aptitudes. अभी active verb क्या होता है तो हम आगे आएंगे बताएंगे। तो knowledge, क्योंकि आपकी कार्य कुशलता जो हम चाहते थे वो प्राप्त हुआ कि नहीं, कैसे हम मेजर करेंगे? तो उसे मेजर करने के लिए एक एक्टिव वर्ब नॉलेज, स्किल और एप्टीट्यूड से जोड़ दिया जाता है।
और ऑब्जेक्टिव में वो आपके लिखा रहता है, वो एक्टिव वर्ड आपके ऑब्जेक्टिव में वो एक्टिव वर्ड लिखा रहता है। और कक्षा के समापन के बाद टीचर उसे मेजर करता है कि जो एक्टिव वर्ड मैंने ऑब्जेक्टिव में लिखा था क्या वो पूरा हो या नहीं हुआ। पूरा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो क्या कमियां रही, एनालाइज करेगा कि पूरा क्यों नहीं हुआ, कहां पे कमी रह गई। अब हमारा जो एनएसक्यूएफ किरण साहब एक ट्रेनिंग का मॉडल है, वो डिटेल्स मॉडल है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में केवल आपको बताऊं। डिटरमाइनिंग दी ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव, पहला स्टेप होता है कि हम विद्यार्थी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इस कक्षा के बाद वह क्या करने में सक्षम हो जाएगा या क्या करने में सक्षम हो जाएगा, वह हम पहले डिसाइड कर लेते हैं और उसे कहते हैं ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है। दूसरा है असेसिंग द एंट्री बिहेवियर, यानी क्लास में आने से पहले आपका पूर्ववर्ती नॉलेज, यानी पहले से आपके पास क्या नॉलेज है, क्या स्किल है और आपको एटीट्यूड आपका कैसा है, इसका एक हम असेसमेंट कर लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक के क्लास में आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर से शुरू होता है, जिन पी एन एन जंक्शंस होते हैं। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही शुरू करना है, लेकिन टीचर को लगा कि आपको तो कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, नॉन कंडक्टर्स यही पता नहीं है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से पहले वो भी बताना जरूरी है। तो उसे कहते हैं टीचिंग पॉइंट, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। ठीक है। बेस्ड ऑन दैट, तो पहला पॉइंट हो गया डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, दूसरा पॉइंट हो गया आपका असेसिंग द प्रीवियस नॉलेज, पहले के नॉलेज का प्राप्त करना। तीसरा होता है बेस्ड ऑन दैट अरेंजिंग टू चेंज इन बिहेवियर, उसके अनुसार अब अपने ट्रेनिंग शेड्यूल को इस प्रकार व्यवस्थित करना कि जैसा हम चाहते हैं वैसा आपके व्यवहार में परिवर्तन आ सके, वैसा आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाए। और फिर लास्ट में असेसिंग द फाइनल और टर्मिनल बिहेवियर, जैसे कि सेशनल टेस्ट होता है या फाइनल टेस्ट होता है, जिससे हम ये पता लगाते हैं कि क्या आपके व्यवहार में जो हम चाहते थे वैसा परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। एंड देन फीडबैक, अगर नहीं हुआ तो किसकी गलती थी, ऑब्जेक्टिव सही नहीं था, असेसिंग ऑफ इनिशियल बिहेवियर सही नहीं था, या जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम और ट्रेनिंग शेड्यूल था वो हमने सही नहीं किया, या फाइनल जो हमने असेसमेंट किया यानी टफ पेपर आ गया वो था, जो भी। तो ये एक हमारा तरीका। अब मैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से मैंने शुरू किया था, बट जब आप अपने सिलेबस में जाएंगे तो वहां लर्निंग आउटपुट हुआ, ऑब्जेक्टिव और लर्निंग आउटपुट में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम डिस्कस करेंगे तो थोड़ा डिविएट हो जाएंगे। मैं अब आपको थोड़ा सा लर्निंग आउटपुट बताता चलूं, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके आगे हम लर्निंग आउटपुट भी कहेंगे। ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया, क्योंकि आज भी लेसन प्लान में हम लर्निंग आउटपुट नहीं ऑब्जेक्टिव ही लिखते हैं, और आगे भी आपका जो भी टीचर लेसन प्लान या डेमोंस्ट्रेशन प्लान पढ़ाएगा वह उसको ऑब्जेक्टिव ही लिखेगा। बट आपके सिलेबस में एज पर एनएसक्यूएफ लेवल इट इज डिफाइंड एज लर्निंग आउटपुट, तो हमें लर्निंग आउटपुट भी जानना चाहिए। तो लर्निंग आउटपुट क्या होता है, अगर आप डिफिनीशन में देखें तो ऑब्जेक्टिव लर्निंग आउटपुट में ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आप डिफिनीशन टर्म में जाएं, वहां जैसे मैंने कहा था व्हाट द लर्नर इज आर विल एबल टू डू एट द एंड ऑफ द, यहां भी सेम है, यहां से थोड़ा सा चेंज है कि इट रिप्रेजेंट्स व्हाट लर्नर नोज, यानी कॉग्निटिव नॉलेज,
अंडरस्टैंड, कॉम्प्रिहेंशन यानी समझ, एंड एबल टू डू करेक्टली एंड प्रॉपरली एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग सेशन, यानी विद्यार्थी के पास किसी प्रशिक्षण के समाप्ति के बाद क्या ज्ञान है, क्या समझ है और वो क्या करने में सक्षम है, इसे लर्निंग आउटपुट कहते हैं। प्रशिक्षण के बाद क्या ज्ञान उसने प्राप्त किया, क्या समझ उसने प्राप्त किया और करने का जो तरीका है वो उसने कितना प्राप्त किया, क्या क्या प्राप्त किया, इसे हम लर्निंग आउटपुट कहते हैं। ठीक है, अब डिटरमाइनिंग द लर्निंग आउटपुट, लर्निंग आउटपुट को कैसे डिटरमाइन करेंगे? किसी भी ट्रेनिंग सेशन में जनरली a training program is classified under the acquisition of knowledge, skill and aptitudes। किसी भी प्रशिक्षण का उद्देश्य यानी व्यवसायिक प्रशिक्षण का हमारा यही उद्देश्य होता है कि प्रशिक्षणार्थी को ज्ञान और एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान प्राप्त हो, डेवलपमेंट ऑफ स्किल, कौशल का विकास हो और appropriate modification in attitude according to the work and society, जो समाज और कार्य के लिए आवश्यक है उसके व्यवहार में, उसके दृष्टिकोण में ऐसा परिवर्तन हो, यह हमारे ट्रेनिंग का उद्देश्य होता है। बट वी आर मोर कंसर्न विद द acquisition of skill, though attitude and knowledge cannot be segregated for effective implementation of any training program। लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि कौशल प्राप्त हो जाए। यद्यपि कौशल प्राप्त करने की प्रक्रिया को ज्ञान प्राप्त करने और दृष्टिकोण में होने वाले परिवर्तन से अलग नहीं किया जा सकता। केवल कौशल प्राप्त कर लेने से हमारे व्यवसायिक प्रशिक्षण का अंतिम परिणाम यानी लर्निंग आउटपुट या उद्देश्य पूरा नहीं होता है, क्योंकि उसके साथ साथ आपको आवश्यक ज्ञान और यथोचित दृष्टिकोण भी आवश्यक है, तभी हमारा प्रशिक्षण प्रभावी माना जाता है। अब जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं दूं, आप सभी लोग जानते हैं मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, खराब हो जाता है तो रोड साइड मैकेनिक्स बैठा रहता है, उसके पास आप ले जाते हैं, वो कहता है सर आपके कार्बोरेटर में कचरा आ गया, फटाफट कार्बोरेटर साफ करता है, आपकी मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाती है, आप चल लेते हैं। आप उससे एक बार पूछे यार कार्बोरेटर काम कैसे करता है, बताएगा वो? नहीं बताएगा, क्योंकि उसके पास स्किल है और नॉलेज नहीं। उसने 15-10 साल 12 साल जब बच्चा था तभी से वो सीख के वो पूरा मास्टर हो गया, स्किल है उसके पास। एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, उससे आप पूछ दें कि व्हाट इज द वर्किंग ऑफ ए कार्बोरेटर, तो 3 डायमेंशनल व्यू आपको बता देगा कि हाउ डज ए कार्बोरेटर वर्क एंड व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट एंड डायमेंशंस। अब आप उससे कहें यार एक कार्बोरेटर खोल के जरा इसका कचरा साफ कर दो, कर देगा? नहीं, because he got the knowledge, not the skill। So knowledge without skill is blunder, and skill without knowledge is blind। तो हमारे व्यवसायिक प्रशिक्षण का जो उद्देश्य है वो होता है कि हम अपने प्रशिक्षणार्थी को इंजीनियर नहीं बनाना चाहते हैं और न ही वो सड़क छाप मैकेनिक्स बने। इसका मतलब appropriate knowledge of skill to gain the competency and proficiency, यानी उसको हम ज्ञान भी देना चाहते हैं, उसको हम कौशल भी देना चाहते हैं, जिससे कि जो आवश्यक निपुणता और प्रवीणता यानी कॉम्पिटेंसी और प्रोफिशिएंसी आना चाहिए समय के साथ, वो प्राप्त करें। इसलिए आईटीआई में कार्बोरेटर क्या है, कैसे काम करता है, वो भी बताया जाता है, एंड प्लस अगर उसमें कचरा आ गया तो कैसे साफ करोगे आप, वो भी बताया। नहीं, दोनों जरूरी, दोनों जरूरी। ठीक है, तो मैं कह रहा था आपको कि इसके लिए जरूरी है। और हम अपने लर्निंग आउटपुट को कैसे मापन करेंगे? क्या
हाँ हम अपने इसको कैसे मापन करें? इसको मापन करने के लिए जैसा मैंने कहा, लर्निंग क्या है? लर्निंग इज ए प्रोसेस। सीखना एक प्रक्रिया है। आपको मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। अब जितने लोग ध्यान से सुन रहे होंगे तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं सर्वज्ञ तो नहीं हूं। अब आप भी बता सकते हैं कि आप कितना ध्यान से सुन रहे हैं और उसे माइंड तक पहुंचा रहे हैं कि नहीं, रिकॉर्ड और रिटेन कर रहे हैं। तो लर्निंग इज ए प्रोसेस एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज इंटरनल, रिलेटेड टू द माइंड ऑफ द ह्यूमन बीइंग। सीखना एक प्रक्रिया है और यह आंतरिक प्रक्रिया है जो मनुष्य के मस्तिष्क से संबंधित है। अब हम आपके मस्तिष्क को तो नहीं पढ़ सकते कि क्या जो मैंने बताया आपने सीख लिया, तो क्या करें इसके लिए। लेकिन इस सीखने के कारण जो परिवर्तन होता है वह आपके व्यवहार में परिलक्षित होता है, यानी आपके बाह्य व्यवहार द्वारा वो दृष्टिगत होता है, देखा जा सकता है। यानी जो कुछ भी मैंने कहा आपने सुना, अब जब आप कहेंगे तो मैं सुनूंगा, तो मैं डिसाइड कर लूंगा कि हाँ आपने जैसा मैंने कहा था वैसा आपने कह दिया, या प्रैक्टिकल में जैसा मैंने बताया था वैसा आपने करके दिखा दिया, यानी चेंज इन बिहेवियर। तो इसीलिए हम ऑब्जेक्टिव को व्यवहार के साथ लिंक कर देते, यानी लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज मेजर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस and performance is connected with the change of behavior after the completion of any training program। यानी हम अपने लर्निंग आउटकम को, यानी अंतिम परिणाम जो हम चाहते हैं कि प्रशिक्षण के बाद ये मिलना चाहिए, वह हम अपने कार्यकुशलता यानी प्रशिक्षणार्थी की कार्यकुशलता से जोड़ते हैं। और कार्यकुशलता प्रशिक्षण के कारण प्रशिक्षणार्थी के व्यवहार में आने वाले क्रमानुसार परिवर्तन से जुड़ा होता है कि आपके व्यवहार में पर डे, एवरी डे क्या क्या परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन का मापन करके, उस परिवर्तन का मापन हम कैसे करते हैं? हर लर्निंग आउटकम के बाद एक टेस्ट होगा, जो आजकल हमारा नया सिलेबस है। उस टेस्ट का रिकॉर्ड होगा, उसका इवैल्यूएशन, मूल्यांकन किया जाएगा और ये पता लग जाएगा कि आपको कितना सीखा। तो इसलिए लर्निंग आउटकम देखिए, लर्निंग ये थोड़ा सा ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझे। कल आप टीचर बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे, जरूर बनेंगे। गवर्नमेंट, प्राइवेट या इंडस्ट्री में जाएंगे तो आजकल हर इंडस्ट्रीज के भी अपने ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। जो अच्छा कम्युनिकेटिव है, अच्छा टेक्निकल नॉलेज है, उसको वहां रखेंगे। तो आपका learning outcome connected with your performance level or competency level, but how to measure it? It is connected with the behavior. So you measure the change of behavior, and by measuring the change of behavior we assess whether the required output has been achieved or not। यानी फिर से मैं कहूं कि हम अपने लर्निंग आउटकम को विद्यार्थी की कार्यकुशलता या दक्षता के साथ जोड़ते हैं। आवश्यक दक्षता विद्यार्थी ने प्राप्त कर लिया या नहीं, इसके मापन के लिए हम उसके व्यवहार में क्रमगति या क्रम के अनुसार होने वाले परिवर्तन को मापन कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें, लर्निंग आउटपुट विल डिसाइड व्हाट टू टीच and what to measure so as to find out how much has been learned। यानी लर्निंग आउटकम यानी आपका सिलेबस में लर्निंग आउटकम लिखा हुआ है कि एक दिन में, 2 दिन में, कितने घंटे में उसको पूरा करना है। तो लर्निंग आउटकम यह डिसाइड करता है कि क्या पढ़ाना है और पढ़ाने के बाद कैसे टेस्ट लेना है। यानी वो असेसमेंट क्राइटेरिया भी दिखा है। आपको ऐसा ही नहीं कोई भी टेस्ट आप उसमें डालें, नहीं, क्या पढ़ाना है और पढ़ाने के बाद क्या टेस्ट लेना है, जिससे कि हम यह सुनिश्चित कर सकें कि
कि विद्यार्थी ने कितना सीख लिया, व्हाट इज टू बी taught and what is to be assessed to know how much has been learned। क्या पढ़ाना है, क्या टेस्ट करना है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि विद्यार्थी ने कितना सीख लिया है। ये किस पर निर्भर करेगा, लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम कहाँ है, आपके सिलेबस में, पर डे के सिलेबस में आप देखें, एज पर एनएसपीएफ का जो रिसेंट सिलेबस है, तो क्या पढ़ाना है वो लर्निंग आउटकम बताएगा, क्या टेस्ट करना है उस लर्निंग आउटकम के सामने असेसमेंट क्राइटेरिया लिखा है, वो बताएगा कि आपको क्या टेस्ट करना है। जो मैं एक्टिव वर्क की बात आपको कर रहा था, आप अपने सिलेबस में आज ही देख लेंगे, नेट पे जाएं, डीजीपी की साइट पे जाएं, अपना आप सिलेबस इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स का एनएसक्यूएफ लेवल 5 का जो डिवाइस है और ऑलरेडी नेट पे है, उसे आप निकाल लें और उसे आप खोल के वहां देखें। तो लर्निंग आउटकम का जो पहला वर्ड होगा, चाहे वो कंस्ट्रक्ट हो, चाहे वो प्लान हो, चाहे वो डिफाइन हो, डिस्क्राइब हो, ऑब्जर्व हो, ओबे हो, फॉलो हो, कनेक्ट हो, बिल्ड हो, ज्वाइंट हो, असेंबल, जो भी पहला वर्ड होगा दैट इज द एक्टिव वर्ड। और वो पहला वर्ड देखें, ये डिजाइन का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, और एज ए टीचर ये आपको जाना चाहिए। वो पहला वर्ड ही डिफाइन करता है लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। तो हम आगे आएंगे, लर्निंग के लेवल जो है, लेवल ऑफ परफॉर्मेंस वो पहला वर्ड ही डिफाइन कर देता है। अगर आपका पहला पार्ट जब शुरू हो रहा है, फर्स्ट लेसन, उसमें आप कंस्ट्रक्ट, वेरीफाई, डिटेल्स, ये सब आप नहीं देखेंगे। पहले क्या आएगा, डिफिनीशन, नेम ऑफ द पार्ट्स, प्रिकॉशंस, एक्सप्लेनेशन, प्रिंसिपल, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे। तो फर्स्ट ये ध्यान रखना, दैट इज एक्टिव वर्क। जब मैं आगे आऊंगा एक्टिव वर्क में, तो वो आपको लर्निंग आउटकम में वो एक्टिव आपको दिखाई देगा। तो इसलिए लर्निंग आउटकम डिसाइड, और उस लर्निंग आउटकम का जो पहला वर्ड है, उसी के अनुसार आपको लेसन प्लान, अगर थ्योरी क्लास के लिए आप बना रहे हैं तो बनाना है। और उसी तरह से जो प्रैक्टिकल आपका है, प्रैक्टिकल क्लास है, प्रैक्टिकल क्लास में भी जो लर्निंग आउटकम का पहला वर्ड है, वो डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान का एक्टिव वर्ड का पहला पार्ट होगा। ये भौतिक आउटकम खुद बता देगा, ऐसा सिलेबस बनाया है, आपको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। वो पहला वर्ड ही बता देता है कि विद्यार्थी से आज हम, यानी आज के क्लास में विद्यार्थी से हम किस कार्य कुशलता के स्तर को एक्सपेक्ट करते हैं, किस कार्य कुशलता का स्तर हम चाहते हैं, और अकॉर्डिंगली अपना हम लेसन प्लान या डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान उसी के अनुसार हम बनाते हैं। तो ये डिसाइड करता है कि कैसे हो। लर्निंग ऑब्जेक्टिव अब क्या हुआ आपका, लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अनुसार, सॉरी लर्निंग आउटकम के अनुसार आप अपना लेसन प्लान और डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान बनाते हैं। लेसन प्लान और डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान में हम लर्निंग आउटकम न लिख के ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, और उस ऑब्जेक्टिव में, तो ये जो आपका ऑब्जेक्टिव है, इसे कभी कभी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव भी कहा जाता है, टर्मिनल ऑब्जेक्टिव भी कहा जाता है, पहले था, बट अब तो लर्निंग आउटकम सब हो गया, या इसे आप ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। तो ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज अ प्रिसाइज स्टेटमेंट ऑफ व्हाट द लर्नर विल डू एट द एंड ऑफ a training session। जैसा मैंने पहले बताया कि ये आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव या टर्मिनल ऑब्जेक्टिव, अलग अलग किताबों में आपको पीयूपी का अलग अलग मिलेगा, अल्टीमेटली सब एक ही है। और ये एक क्लियर स्टेटमेंट, एक स्पष्ट कथन है कि किसी भी प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षणार्थी क्या करने में सक्षम होगा, किसी भी प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षणार्थी क्या करने में सक्षम होगा, ये इसका क्लियर स्टेटमेंट ये बताता है कि क्या करने में ये सक्षम होगा जो भी कोर्स कंप्लीट होता है। उसके बाद ये टर्मिनल ऑब्जेक्टिव इज इन द आउटपुट फॉर्म। जैसा मैंने कहा एनएसक्यूएफ के अनुसार ये टर्मिनल बिहेवियर का मतलब ये होता है
किसी प्रशिक्षण के बाद आपके व्यवहार में जो परिवर्तन होना चाहिए वह हुआ कि नहीं, उसे टर्मिनल बिहेवियर हो गया। टर्मिनल बिहेवियर इज अचीव्ड, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनल बिहेवियर और आउटपुट फॉर्म। ये हमेशा आउटपुट फॉर्म में होता है। हमारे प्रशिक्षण में कितना हमने सफलता प्राप्त किया यह निर्भर करता है कि लर्निंग आउटकम के कितने भाग को हमने सफलतापूर्वक विद्यार्थियों तक पहुंचाने में सक्षम रहे। The extent of learning outcome is being gained by the trainees will define the rate of success in any training program. किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम की सफलता इस पर निर्भर करती है कि विद्यार्थी ने लर्निंग आउटकम के कितने भाग को ग्रहण कर लिया या प्राप्त कर लिया, गेन कर लिया, वो हमारे प्रशिक्षण की सफलता को निर्धारित करती है। ठीक है, अब आप देखें, तीन चीज मैंने आपको बताया था। व्यवहार में परिवर्तन होगा, लेकिन व्यवहार में भी परिवर्तन को हम अपने मापन से यानी मेजरमेंट से और परफॉर्मेंस से कैसे जोड़ेंगे, उसके लिए मेगर ने द ग्रेडियंट्स ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स डिफाइंड बाय द मेगर इन द थ्री डायमेंशनल प्रोसेस। मेगर ने तीन तरह से इसको डिफाइन किया, जो मैंने अभी आपको पहला बताया था। पहला क्या था कि what the learner will able to do at the end of a training program। किसी भी प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रशिक्षणार्थी क्या करने में सक्षम होगा, इसे आप कह सकते हैं टर्मिनल बिहेवियर। टर्मिनल बिहेवियर आगे समझ में आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, जो भी आपका डाउट होगा तो मैं पता नहीं कर पा रहा हूँ कि आप क्या समझ रहे नहीं, बट ये बेसिक चीजें अभी मैं तो अभी आई नहीं पॉइंट पर, आज कल आऊंगा। फिर आ रहा है समझ में। सर किसी को कोई डाउट होगा तो सर आपसे पूछ लेंगे बाद में। हाँ, डाउट जो भी आप पूछ ले, कल पहले हम डाउट क्लियर करके फिर आगे बढ़ेंगे। ओके सर। तो अभी आपको ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूँ, ये जनरल ही है अभी, बट ये जरूरी है आपको एज ए टीचर भी जब आप बनेंगे कुछ कहीं भी आपको बताना होगा, और एनएसपीएफ लेवल या फिर आपके लर्निंग आउटपुट असेसमेंट क्राइटेरिया, ये सब आजकल इंटीग्रल पार्ट्स हैं। और जो हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी ये सब इंटीग्रेटेड है, उसमें भी ये सब कुछ दिया हुआ है। तो अगर आप ये जानेंगे कल कहीं एज ए टीचर कोई विद्यार्थी कुछ पूछे आपसे तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब मैं आया था कि जो आप हमारा टर्मिनल ऑब्जेक्टिव है, इनके मेगर ने तीन मेन पार्ट्स कहा था। पहला उसने कहा कि व्हाट द लर्नर विल एबल टू डू एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी किसी प्रशिक्षण के समापन पर वह क्या करने में सक्षम होगा, वह हो गया टर्मिनल बिहेवियर। दूसरा है कंडीशन अंडर व्हिच, यानी जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल कंडीशन। बाह्य परिस्थितियां, जो यहाँ पर भी आपको एसेसरीज, टूल्स, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल या दूसरी ये बाह्य परिस्थितियां हैं जो उसे कार्य सीखने में सहायता करती है। एक्सटर्नल कंडीशन अंडर व्हिच ही हैज टू परफॉर्म। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। हम चाहते हैं कि हमारा क्या स्टैंडर्ड हो, लेवल ऑफ परफॉर्मेंस यानी स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, यानी स्टैंडर्ड। किसी से बात आप करते हैं तो अगर कोई गाली दे देता है तो आप क्या कहते हैं, यार तुम्हारा क्या स्टैंडर्ड है बात करने का। तो एक विद्यार्थी या प्रशिक्षणार्थी जो हमारे एनएसटीआई में आता है, प्रशिक्षण के बाद हम कहते हैं भाई उसका ये स्टैंडर्ड है, एनएसटीआई से उसने ट्रेनिंग किया। तो स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस टू बी अटेन्ड, हम किस स्टैंडर्ड तक प्राप्त करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड
टू बी अटेन्ड। तो अब आप देखें टर्मिनल बिहेवियर को, इन तीनों को मैं इस फॉर्म में लिखूंगा, यही तीनों आप लिखना चाहे तो इसको लिखूं। पहला आपने कहा टर्मिनल बिहेवियर, या मैं सिंपल में बिहेवियर लिखूं, यानी बिहेवियर कैसा होना चाहिए। मैंने शुरू में कहा था कि ऑब्जेक्टिव में स्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस विच इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ क्लियर, मिजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल। तो चलिए क्लियर को छोड़ दें, बट कम से कम मिजरेबल हो और ऑब्जर्वेबल। रॉ मटेरियल जो भी दिया जाता है टू इंश्योर प्रॉपर लर्निंग एंड अवॉइड अंडर लर्निंग। और तीसरा था आपका स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मींस इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग। एज ए टीचर आपको इस तीन चीज का कम से कम ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि मैं आज क्यों पढ़ा रहा हूं, विद्यार्थी क्या सीख लेगा और क्या करने में सक्षम हो जाएगा, स्टैंडर्ड इसका करने का क्या होगा। व्हाट इज द बिहेवियर, जैसा मैंने आपको पहले बताया, बिहेवियर इज लिंक्ड विद द परफॉर्मेंस। पहले मैंने कहा था आपको कि बिहेवियर ही आपके कार्यकुशलता का मापन है, यानी आपके मन में क्या चल रहा है। कोई भी शिक्षक सर्वज्ञाता नहीं है, वह आपके व्यवहार में होने वाले क्रमिक बदलाव का मापन करके यह सुनिश्चित करता है कि जो कुछ मैंने बताया आपने सीख लिया या कहां गलती किया आपने, वो सुधार करेगा। इट इज लिंक्ड विथ योर परफॉर्मेंस, यानी बिहेवियर इज द एक्शन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल which is observed at the end of the training। और ये परफॉर्मेंस एक एक्टिव वर्क से जुड़ा होता है, यानी एक्टिव वर्क विल इंडिकेट परफॉर्मेंस किसके साथ जुड़ा है, व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। व्यवहार में होने वाला परिवर्तन आपके कार्यकुशलता के स्तर को दिखलाता है और उस व्यवहार को हम एक एक्टिव वर्क के द्वारा मेजर करते हैं या डिनोट करते हैं। तो एक्टिव वर्क विल इंडिकेट change in the behavior due to the effect of training or due to the process of training, and by measuring the change in behavior we can assure or ascertain that the required change in the behavior has been obtained। यानी आपका व्यवहार आपके कार्यकुशलता के स्तर से जुड़ा है। कार्यकुशलता के स्तर को मापन करने के लिए सिलेबस के लर्निंग आउटकम में एक एक्टिव वर्क दिया गया है। उस एक्टिव वर्क को हम अपने लेसन प्लान के ऑब्जेक्टिव में यूज करते हैं और उसके द्वारा हम यह देखते हैं कि प्रशिक्षणार्थी के व्यवहार में जो हम चाहते थे वो परिवर्तन हुआ कि नहीं। अगर हो गया, इसका मतलब कार्यकुशलता का वह स्तर या कौशल या कॉम्पिटेंसी जो हम चाहते थे वो विद्यार्थी ने प्राप्त कर दिया। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट बिहेवियर से जुड़ा। सेकंड इज द एक्सटर्नल कंडीशन। जैसा कि आप जानते हैं, टूल्स, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल जो आवश्यक है प्रैक्टिकल वर्क के लिए वो हम देते हैं, या एनी मैनुअल, ट्रेनिंग एड्स required to perform the job, या स्पेशल क्लोथिंग, इन्वायरमेंटल कंडीशन, यानी स्पेशल कंडीशन जो कुछ भी है वो इसमें आता है। थर्ड, स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। व्यावसायिक परीक्षण में हमारा स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस अच्छा कुछ स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस जो होता है, स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस जो हम चाहते हैं वो तीन मतलब हमारे तीन स्टैंडर्ड्स हैं: एक्यूरेसी, स्पीड
एंड क्वालिटी। केवल स्टैंडर्ड कह देने से आपको काम नहीं बनेगा कि मैं आपका स्टैंडर्ड चाहता हूं कि आप स्टैंडर्ड काम करें, नहीं, वो तो फिर एम्बिगुअस हो गया, दुविधाजनक हो गया। हमारा जो भी पीओटी में बताया जाता है कि जो कुछ भी टीचर कहे, बताए, दिखाए, अनएम्बिगुअस होना चाहिए, यानी दुविधा रही, संदेह रही। केवल स्टैंडर्ड कह देने से आपका काम नहीं चलेगा। स्टैंडर्ड में आपको एक्यूरेसी, स्पीड एंड क्वालिटी, एक्यूरेसी यानी सटीकता, इतना सटीक, या जो डायमेंशन आप देना चाहते हैं, भाई ठीक है इतना टॉलरेंस परमिसिबल है, दे दो। गति जहां आवश्यक, हर जगह नहीं, टाइपिंग हो गया, मशीन में काम कर रहे हैं, या वैसे भी कोई काम दिया जाता है तो उसका एक समय निर्धारण होता है कि आप इसको 1 घंटे में, आधा घंटे में, 20 मिनट में, 10 मिनट में पूरा करें, तो वो आपका स्पीड। क्वालिटी, गुणवत्ता, वो गुणवत्ता डिसाइड होता है, आप देखें असेसमेंट क्राइटेरिया में आपके जो एक असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन में दिया है कि क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, या सिंपली आप इसके एनएसक्यूएफ पार्ट में जाएं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट एनएसक्यूएफ का है एनेक्सर 3, क्योंकि मैं पूरा डिटेल्स बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। आप भी उसमें जाएं, नेट पे जाएं और कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, सीएसआई ने नेट पे डाला, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट में एनेक्सर 3 में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए ट्रेनिंग में, जिसको कि हम मेजर करेंगे, यानी कक्षा शुरू करने से पहले, यानी क्लास शुरू करने से पहले टीचर बता देंगे दीज आर द क्वालिटीज, दीज आर द असेसमेंट क्राइटेरिया इज टू बी मेजर्ड, और उसको वो मापन करेंगे। मापन करने के बाद तो वो क्लियरली डिफाइंड है, और खैर उसमें मार्क्स भी दिया है, तो आपको तो असेसमेंट के लिए होता है, लेकिन आप पैरामीटर्स उसमें देख सकते हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स है। ठीक है, चलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, 10 मिनट और इसको खत्म कर दूं, कल पौने एक हो गया, 10-15 मिनट खत्म कर लेता हूं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मेगर ने ये 3 क्राइटेरिया दिया था, लेकिन इसमें एक चीज मिसिंग था, जो अगर आप समझ गए हैं, लर्निंग आउटकम के अगेंस्ट असेसमेंट क्राइटेरिया, इसमें कोई असेसमेंट का फॉर्मेट नहीं है, यानी उसने तो बता दिया कि बिहेवियर रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस, एक्सटर्नल कंडीशन रिलेटेड टू द प्रॉपर लर्निंग टू अवॉइड द अंडर लर्निंग, स्टैंडर्ड इज द एक्यूरेसी, स्पीड एंड क्वालिटी। बट मेजर आपने कहां किया, तो 4th डायमेंशन इज एडेड बाय मिलर एंड स्ट्रॉन्ग, and that is the appropriate measuring techniques या टेस्ट का मॉडल। अब आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो कुछ भी आप पढ़ाते हैं, या जो कुछ भी आप थियोरिटिकल नॉलेज देते हैं या प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, उसको 4 डायमेंशनल व्यू में पढ़ाने से पहले आप उसे ब्रेक करें 4 पार्ट्स में, और तब आप उसे पढ़ें। अब ये 4 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है गिवन फॉलोइंग, हेल्प, हेल्प का मतलब एक्सेसरीज, यानी इस एक्सटर्नल कंडीशन के साथ टूल्स, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल्स, या जो भी थियोरिटिकल में है तो इंफॉर्मेशन सीट या कंटेंट, विषय वस्तु जो हमने पढ़ाया आज। दूसरा विल परफॉर्म, यानी लर्नर परफॉर्म करेगा, क्या करेगा वो आपको बताना होगा। लर्नर विल, इसको आप देखें इवन फॉलोइंग हेल्प, लर्नर मैंने नहीं लिखा है यहाँ, आप चाहे तो लिख दो, लर्नर विल परफॉर्म अप टू
गिवन स्टैंडर्ड, यानी गिवन स्टैंडर्ड का मतलब हुआ जो भी आप एक्यूरेसी, स्पीड और क्वालिटी चाहते हैं। ये तो आप लर्नर को बताएंगे। गिवन द फॉलोइंग हेल्प, लर्नर विल परफॉर्म अप टू फॉलोइंग स्टैंडर्ड measured by जो टेक्निक, यानी टेस्ट का जो मेजर का मतलब मापन करना, यानी टेस्ट लेना, टेस्ट की जो टेक्निक जिससे आप उसका परीक्षण करेंगे, टेस्ट की वो टेक्निक जिससे आप उसका परीक्षण करेंगे। तो ये आपका कंप्लीट आपके माइंड में होना चाहिए कि मैं आज क्या पढ़ा रहा हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं विद्यार्थी क्या प्राप्त कर लेगा, और इस प्राप्ति का स्तर यानी एक्यूरेसी, स्टैंडर्ड और क्वालिटी क्या होगी। मुझे कैसे पता चलेगा कि विद्यार्थी ने ये प्राप्त कर लिया या नहीं प्राप्त किया, मैं कैसे उसका मापन करूंगा, असेसमेंट क्राइटेरिया के क्या कंडीशंस हैं, और उसके बाद हर लर्निंग आउटकम में 2 या 3 या 4 लेसन प्लान होते हैं। तो जैसे एक लर्निंग आउटकम कंप्लीट होगा आप टेस्ट ले लेंगे, और टेस्ट के बाद आप चाहे वो ओरल टेस्ट हो, प्रश्नों के द्वारा हो, रिटन टेस्ट हो, जो भी वाइवा हो, जैसा भी आप चाहें, तो वो आप लेके पता कर लेंगे कि क्या विद्यार्थी ने जो जैसा मैंने चाहा था वह कंप्लीट कर लिया, अगर नहीं कर लिया तो क्यों, क्या कमियां रही, क्या ड्रॉबैक्स। ठीक है, अब इसी का एक एग्जाम्पल, जैसे मैंने तो जनरल लेकर दिया, इसी का मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूं। जैसे टेस्ट, जैसे ए मीटर है, अभी तो इलेक्ट्रिकल या ये डिजिटल ए मीटर्स आ गए, पहले एनालॉग हुआ करते थे, या डिजिटल ए मीटर्स को भी इसको टेस्ट किया जाता है कि अच्छी तरह काम कर रहा है कि नहीं। तो इन्हीं 4 कंडीशंस में किसी डिजिटल ए मीटर की टेस्टिंग अगर हम बताएं विद्यार्थी को या अपने प्रशिक्षणार्थी को, तो पहला गिवन टेस्ट बेंच, given test bench and accessories, trainees will test, उसे हम कहते हैं ट्रेनीज, ट्रेनी कैलिब्रेट, कैलिब्रेशन उसे कहते हैं जो उसका शुद्ध नाम है, कैलिब्रेट ए मीटर। तीसरा, अब आप स्टैंडर्ड आपको बताना है, अप टू एक्यूरेसी ऑफ प्लस माइनस पॉइंट या प्लस माइनस 1%, यानी हमने टॉलरेंस दे दिया कि 1% से ज्यादा अगर एरर है तो मीटर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मेजर्ड बाय यानी checked against standard meter। अब चारों चीज आपका आ गया, ये एक्सटर्नल कंडीशन हो गई, ये परफॉर्मेंस हो गया, ये एक्सटर्नल कंडीशन जो आप देंगे, ये परफॉर्मेंस करने में यानी मीटर को कैलिब्रेट करने में सक्षम होगा, ये आपने उसका स्टैंडर्ड बता दिया कि किस स्टैंडर्ड तक, और आप मेजर कैसे करेंगे, यानी गिवन, अब देखें चारों एक ही लाइन में हो जाएगा, गिवन टेस्ट बेंच एंड एक्यूरेसी एक्सेसरीज, गिवन टेस्ट बेंच एंड एक्सेसरीज, द ट्रेनिंग विल करते हैं, द ट्रेनिंग विल कैलिब्रेट ए मीटर up to accuracy of plus minus 1%, measured against standard test meter या ए मीटर।
कहीं अनएम्बिगुअस आपके ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। एज ए टीचर इट मस्ट बी क्लियर इन योर माइंड कि मैं आज क्या पढ़ा रहा हूं, क्या विद्यार्थी का प्राप्त होगा, उसका स्टैंडर्ड क्या होगा और मैं मेजर कैसे करूंगा। तो ये चारों चीजें आप एक साथ कर लें और इसके बाद मिल लो, और इसी के आधार पर हमारा लेसन प्लान और डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान, बेस्ड ऑन दिस वी फॉर्मुलेट लेसन प्लान एंड डिमॉन्स्ट्रेशन। यानी अब मैं आज खत्म करता हूं, 1 बज गया। कल फिर कल नहीं, कल वो तो नहीं है, कल मास्टर की छुट्टी परसों। अच्छा कल है, कल भी है। हाँ फास्ट कोई बात नहीं, मेरा फास्ट लेकिन मैं आ जाऊंगा, फास्ट मेरा कल है, मैं कल आ जाऊंगा 10:30 बजे हम शूट कर देंगे। और कल आप लोग आएंगे, मैं ब्लूम्स टेक्सोनोमी पहले बताऊंगा, मॉडिफाइड ब्लूम्स टेक्सोनोमी, और फिर उसके बाद कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर स्किल्स के जो ब्लूम्स टेक्सोनोमी के अनुसार क्या उसके लेवल है, मॉडिफाइड लेवल क्या है, और फिर हम साइकोमोटर स्किल या डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान, जैसा कि आपने कहा था पहले डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान, तो पहले मैं डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान पे ही जाऊंगा। तो फिर कल हम इतना करके परसों डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान पे जाएंगे। जो भी आपको आज डाउट्स है आप अमित को बता दें या कह दें, तो कल सुबह जो भी आपके डाउट्स होंगे, और स्टेट हम 10:30 से 12:30 पौने 1 बजे तक ये ओके थैंक यू। अच्छा मैं सर को भी ऐड कर रहा हूं अपने ग्रुप में जो है ना हमारा। हाँ तो आपकी कुछ क्वेरीज अगर हैं जैसे आर्ट्स से रिलेटेड, बिल्कुल, या मेरा मोबाइल है आप उसमें मैं उसमें शेयर कर देता हूं, तो आप उसमें भी सर से पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी का कोई डाउट? आज तो जनरल ही था, ठीक है, फिर भी कोई डाउट है? ओके, फिर कल 10:30 में मिलेंगे सब लोग। ओके, यस सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू। हाँ जी ट्रेनिंग, आपको जो भी डाउट होंगे ना इसके रिगार्डिंग, ठीक है, एक बार